अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ सज्जाद हुसैन और ये लेक्चर नंबर 8 है हमारा। इसके पार्ट है पार्ट 1 और 2, ठीक है। और यहाँ पर अभी हम साइटोप्लाज्म के बारे में जानने की कोशिश इस पेज में। तो किसी भी सेल का जो लिविंग मैटर होता है वो होता है प्रोटोप्लाज्म। यूकेरियोटिक सेल में ये प्रोटोप्लाज्म दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, दो इसमें, हाँ, एक साइटोप्लाज्म और दूसरा न्यूक्लियस। ठीक, अगर साइटोप्लाज्म की बात करूं तो साइटोप्लाज्म दो तरह के होते हैं, एक होता है प्रोकैरियोटिक साइटोप्लाज्म और दूसरा होता है यूकेरियोटिक। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा सेल दो तरह के हैं, एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकेरियोटिक। प्रोकैरियोटिक से जो भी सेल होता है उसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स मौजूद नहीं होते, जबकि यूकेरियोटिक में होते हैं। तो इस वजह से दो तरह के साइटोप्लाज्म हो गए। अगर मैं कंपोजिशन की बात करूं साइटोप्लाज्म की, तो साइटोप्लाज्म के जो कंपोजिशन है उसमें 90% वाटर होता है, बाकी जो 10% है उसमें वो सारी चीज़ें जो ऑर्गेनेल्स वगैरह आते जाते हैं, ठीक है। रीजन की अगर बात करें साइटोप्लाज्म में तो दो तरह के रीजन होते हैं, एक होता है इनर रीजन जो न्यूक्लियस के करीब होता है, और दूसरा होता है आउटर रीजन जो साइटोप्लाज्म के करीब होता है। इनर रीजन और आउटर रीजन। इनर रीजन जो है ये होता है लेस विस्कस और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के करीब होगा, ठीक। इसको साइटोसोल कहा जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो आउटर रीजन है, आउटर रीजन में उसको पेरिफेरल पार्ट भी कहते हैं और वो मोर विस्कस होता है जिसको साइटोजेल कहा जाता है। उसके बाद ये जो साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म हर वक्त मोशन में रहता है, साइटोप्लाज्म के इस मोशन को साइक्लोसिस कहा जाएगा, ठीक। अब है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? ये एक इंटरकनेक्टिंग नेटवर्क होता है, सिस्टर्नीज से बना हुआ होता है। ये एक्सटेंड करता है कहाँ से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से टिल साइटो सेल मेम्ब्रेन तक। अगर मैं दिखाऊं आपको तो वो कुछ ऐसे दिखता है। यहाँ पर देखें, ये है ये एक सेल है, इस सेल का ये तो रहा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियोलस, और ये है उसके साथ अटैच एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो टाइप होते हैं, वो आगे मैं बताता हूँ आपको। एक ये है और दूसरा ये है। ये जो स्मूथ है, ये स्मूथ रफ के साथ अटैच्ड होता है, ठीक है। अगर यहाँ पर आप देख लें या यहाँ पर आप देखें, ये इसके साथ ये हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है सारा। ये एक ये वाला और एक दूसरा ये वाला, ठीक है। आगे चलते हैं। अब अगर मैं इसकी नेचर की बात करूं तो ये किन चीज़ों से बना हुआ है, तो वो ये बना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंपोज्ड है लिपिड प्लस प्रोटीन का, तो इसका जो नेचर होगा वो लिपोप्रोटीन हो जाएगा। अब टाइप की बात करें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो टाइप हैं, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये आपको मैं दिखा देता हूँ, ये देख लें। ये जो टाइप है इसका, ये रफ है जिसके ऊपर ये मौजूद हैं छोटे छोटे दाने दाने जिनको राइबोसोम कहा जाएगा, और दूसरा ये है जिसके ऊपर कोई भी कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल स्मूथ है। ये क्या है? स्मूथ है। तो इस वजह से इसके दो टाइप हो गए। यहाँ पर देख लें आप, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है, सारा कनेक्टेड है, ये उसके सिस्टर्नीज हैं और ये स्मूथ है, ठीक है। आगे आए, अब स्मूथ एंड रफ को पढ़ेंगे, जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये इसके साथ राइबोसोम्स अटैच होते हैं, इस वजह से इसको रफ कहा जाता है। अब इसका काम क्या होगा आपको पता है, राइबोसोम को क्या कहते हैं? राइबोसोम को कहा जाता है ये प्रोटीन फैक्ट्री है। अगर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ राइबोसोम्स अटैच्ड हैं तो इसका मतलब ये प्रोटीन को बनाएगा। क्यों? क्योंकि राइबोसोम का काम ही प्रोटीन को बनाना है, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन को बनाता है। कहाँ कहाँ पर मौजूद हैं? ये सलेवरी ग्लैंड और पेनक्रियाज में। उसके बाद इसका जो दूसरा टाइप है वो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्केलेटल मसल्स के सेल में मौजूद होगा तो वहाँ पर इसको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। क्यों? ये वहाँ पर क्या करेगा, ये वहाँ पर असल में कैल्शियम आयन को स्टोर करके रखता है, जिसकी वजह से फिर कैल्शियम आयन से रिलीज होते हैं तो हमारे हाथ जो हैं कंट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं, ठीक है। ये मस्कुलर सिस्टम में इसको अच्छे से पढ़ेंगे। अब यहाँ पर आ जाए,
अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच्ड होता है। उसके बाद इसके पास कोई भी राइबोसोम अटैच नहीं होता, इसलिए इसको स्मूथ है। ये मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में बहुत सारा काम देता है। ये ड्रग्स को डिटॉक्सिफाई करता है, पॉइजन्स को डिटॉक्सिफाई करता है। उसके बाद ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड को बनाता है, ठीक है। और ये कैल्शियम आयंस को स्टोर करके रखता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसकी वजह से फिर हम अपने जब मस्कुलर सिस्टम की बात करूं तो वहाँ पर हम हाथों को कंट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, या पैर को जो है हम जो वॉक करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो इतने कैल्शियम आयंस की वजह से ये कंट्रैक्ट रिलैक्स होते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ये जो काम करता है, ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम करता है। क्या ये या तो सेल के अंदर ही चीज़ों को ट्रांसफ़र करेगा एक ऑर्गेनील से दूसरे ऑर्गेनील तक, या तो फिर ये सेल से बाहर सेंड कर देगा, ठीक है। अब इस इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की वजह से, इन लाइन की वजह से मैंने इसके दो पार्ट बनाए हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, ठीक है। देखें अब क्या करता है ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये वाला, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन लेता है, क्योंकि रफ का काम ही प्रोटीन को बनाना है। उससे प्रोटीन ये लेगा कौन? स्मूथ देगा किसको? गोल्जी बॉडी को। मैं आपको ये पिक्चर में दिखा देता हूँ। ये आप देखें यहाँ पर, ये हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये स्मूथ, ये रफ। अब इस स्मूथ ने रफ से ये प्रोटीन लेने के बाद ये ट्रांसफ़र कर रहा है किसको? गाल्जी बॉडी को, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इससे ले रहा है अपना प्रोडक्ट, दे किसको रहा है? गाल्जी बॉडी को। अब गाल्जी बॉडी आगे क्या कर रहा है, ये पार्ट 2 में हम देखेंगे। समझ में आ रहा है? अब इसको यहाँ पर, उसके बाद अगर हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन की बात करें, फंक्शन क्या करता है, तो ये सपोर्टिंग प्लेटफॉर्म के तौर पे एक्ट करता है। मैंने आपको बताया था ना, राइबोसोम्स प्रोकैरियोटिक सेल में भी होते हैं, यूकैरियोटिक सेल में भी होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम फ्रीली घूम रहे होते हैं, वहाँ पर ऑर्गेनील होता ही नहीं कोई, तो वो किसी के साथ अटैच नहीं होते, वहाँ पर फ्री होते हैं। लेकिन राइबोसोम्स यूकैरियोटिक सेल में फ्री भी होते हैं, जबकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच्ड भी होते हैं। तो ये क्या करते हैं, एक प्लेटफॉर्म मुहैया करते हैं, किन के लिए? राइबोसोम्स के लिए। उसके बाद ये मेटाबॉलिक रिएक्शन में भी बहुत सारा काम करता है। अब इस बॉक्स को पढ़ते हैं। एक ट्राइब है, बिडोयन ट्राइब, नॉर्थ अफ्रीका में। वहाँ की जो औरतें हैं वो बुर्का पहनती हैं, वो जो बुर्का बहुत ही मोटा सा होता है। जब वो पहनती हैं तो उनकी स्किन को सन की तरफ से जो सन की जो लाइट है, रोशनी, वो वहाँ पर पहुँच नहीं पाता उनकी स्किन को। अगर स्किन को नहीं पहुँचेगा तो स्किन के अंदर एक टिश्यू होता है एडिपोज, वो क्या करता है, सनलाइट की मौजूदगी में कोलेस्ट्रॉल को विटामिन डी में कन्वर्ट कर देता है। अगर इनके जिस्म को वो लाइट लगेगा ही नहीं, तो वो एडिपोज टिश्यू कोलेस्ट्रॉल को विटामिन डी में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। अगर विटामिन डी जिस्म में कम होता है तो क्या होता है, जो बोन्स जो हैं हमारे जिस्म में, वो सॉफ्ट हो जाते हैं। तो नतीजतन रिज़ल्ट इनके क्या होता है, कॉन्सिक्वेंटली आखिर में इनका जो बोन्स जो हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं और ब्रेक हो जाते हैं छोटे से हल्के से झटके में। तो ये था इस बॉक्स में लिखा हुआ, और जो हमने इसमें सीखा। 10 मिनट का हो गया है लेक्चर। सेकंड लेक्चर पार्ट 2 में हम आगे देखेंगे कि मैं फिर गाल्जी बॉडी जो इससे जो ये ले रहा है ये प्रोडक्ट को, गाल्जी बॉडी उसके साथ क्या करता है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।